हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1, 2 एंड 3 के बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व किए थे। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलो आइए हम चैप्टर 4 के एमसीक्यू शुरू करते हैं। As shown in figure, a circular conducting wire carries current I. It lies in XY plane with center at O. The tendency of this circular loop is to dash. So बच्चों यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है जिसमें से I करंट फ्लो कर रही है। तो हमें बताना है कि ये सर्कुलर लूप कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्सपैंड होगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी या फिर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी। तो बच्चों इसको समझने के लिए हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी तब ये दो वायर एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, और जब वायर में से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी तब ये दो वायर एक दूसरे से रिपेल होंगे। सो बच्चों यहाँ पे एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें से आई करंट फ्लो कर रही है। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, तो ये फाइंड करने के लिए हम इस लूप को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 1 एंड 3 में जो करंट फ्लो कर रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रही है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी तब ये दो वायर एक दूसरे से रिपेल होंगे। और यहाँ पे सेकंड और फोर्थ नंबर का जो वायर है उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो ये दो पार्ट्स भी एक दूसरे से रिपेल होंगे। सो बच्चों ये रिपल्सिव फोर्स के कारण ये जो सर्कुलर लूप है वो एक्सपांड होगी। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, एक्सपांड। एट अ प्लेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देयर इज एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, हेंस दिस इलेक्ट्रॉन डैश। सो बच्चों यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमें बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट डायरेक्शन में बेंड करेगा, राइट डायरेक्शन में बेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी लूज करेगा। सो बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये फोर्स होगा एफ ई इक्वल्स टू ई इंटू ई। सो ये इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होगी। सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन लूजिस दी वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में क्या चेंज आता है। सो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो होगा मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ पे जो थीटा होता है वो होता है एंगल बिटवीन वी एंड बी, और यहाँ पे वी एंड बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब कि दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। सो यहाँ पे हम रखते हैं क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, साइन 0 हो जाएगा 0। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स हमें मिला 0। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, जो भी फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती है। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन विल लूज वेलोसिटी। Two parallel thin wires, each carrying current I, kept at a separation R from each other. Hence, the magnitude of force per unit length of one wire due to the other wire is dash. So बच्चों यहाँ पे दो पैरेलल वायर है
और उसमें से आई करंट फ्लो कर रही है, इसमें से आई करंट फ्लो कर रही है और ये दूसरे वायर में से भी आई करंट फ्लो कर रही है और ये दो वायर के बीच का डिस्टेंस है आर। सो हमें बताना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कि हमें फाइंड करना है एफ अपॉन एल, हमें फाइंड करना है। सो हम इक्वेशन यूज करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, F इक्वल्स टू म्यू जीरो I1 I2 L अपन 2 पाई R। यहाँ पे हम F अपॉन L को सब्जेक्ट बना लेते हैं। सो यहाँ पे हमें मिलेगा म्यू जीरो, I1 I2 की वैल्यू I है, सो यहाँ पे हम रखते हैं I अपन 2 पाई R। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें मिलेगा म्यू जीरो I स्क्वायर अपॉन 2 पाई R। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A particle of charge Q and mass M moves on a circular path of radius R in a plane inside and normal to a uniform magnetic field B. The time taken by the particle to complete one revolution is dash. So बच्चों यहाँ पे ये जो क्रॉस है वो मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है। ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली एंटर होता है, उसके कारण ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सो हमें फाइंड करना है कि ये चार्ज पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगा, मतलब कि हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। सो बच्चों ये कंसेप्ट आपने थियरी में पढ़ा होगा और हमने थियरी में टाइम पीरियड का इक्वेशन भी डिराइव किया है और ये टाइम पीरियड होगा t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। सो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। A conducting wire of 1 meter length is used to form a circular loop. If it carries a current of 1 ampere, then its magnetic moment will be dash ampere meter square. So बच्चों यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर है और इस कंडक्टिंग वायर की लेंथ है L इक्वल्स टू 1 मीटर। इस वायर को यूज़ करके हमने एक सर्कुलर लूप बनाई है और इस सर्कुलर लूप की रेडियस R है और यहाँ पे सर्कुलर लूप में जो करंट फ्लो कर रही है वो है 1 एम्पियर। यहाँ पे I की वैल्यू है 1 एम्पियर। सो हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सर्कुलर लूप। सो मैग्नेटिक मोमेंट होगी M इक्वल्स टू I इंटू ए। यहाँ पे एरिया होगा सर्कुलर लूप का पाई R स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे R की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे जो सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप को हमने इस L लेंथ के वायर को यूज़ करके बनाई है। सो यहाँ पे हम उसकी लेंथ को सर्कमफरेंस के इक्वल लिख सकते हैं। सो यहाँ पे L इक्वल्स टू 2 पाई R और L की वैल्यू 1 है। सो हमें मिलेगा 1 इक्वल्स टू 2 पाई R। सो यहाँ पे R की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन 2 पाई और इस R की वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे I की वैल्यू है 1 एम्पियर पाई और R की वैल्यू है 1 अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। सो हमें मिलेगा पाई इंटू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर। यहाँ पे 1 पाई कट हो जाएगा। सो हमें मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो मैग्नेटिक मोमेंट M equals to 1 upon 4 pi ampere meter square. So option D is the correct answer. When a charged particle moves in a magnetic field, its kinetic energy dash. So बच्चों जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा वो हमें बताना है। सो बच्चों जो वेलोसिटी होती है उसके पास दो चीज़ होती है,
एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसकी डायरेक्शन। तो बच्चों जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से मूव करेगा तब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, बट उस चार्ज पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होगी। सो यहां पे हमको पूछा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। सो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। सो बच्चों यहाँ पे जो स्पीड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, इसलिए उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहेगी। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा कि इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। There are 100 tons per centimeter length in a very long solenoid. It carries a current of 5 ampere. The magnetic field at its center on the axis is dash Tesla. So बच्चों यहाँ पे एक सोलेनॉइड है और यहाँ पे हमें दिया है 100 टन्स पर सेंटीमीटर, यानी कि हमें n की वैल्यू दी है 100 टन्स पर सेंटीमीटर। इसको हम टन्स पर मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सो हमें मिलेगा 100 डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर। सो ये हो जाएगा 10⁴ टन्स पर मीटर। सो यहाँ पे n की वैल्यू है 10⁴ टन्स पर मीटर। यहाँ पे इस सोलेनॉइड में से 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। सो हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर ऑन दी एक्सिस। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड, इसका इक्वेशन होगा B = μ0 Ni। μ0 की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, n की वैल्यू है 10⁴, करंट की वैल्यू है 5। सो यहाँ पे आप पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6.28 इंटू 10⁻² टेस्ला। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द एंगुलर स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश। सो बच्चों जो चार्ज पार्टिकल की एंगुलर स्पीड है वो किससे इंडिपेंडेंट है? मास, लीनियर स्पीड, चार्ज ऑफ पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे बच्चों हम फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी F = QB/2πm। यहाँ पे 2π इस साइड ले आते हैं, सो यहाँ पे हमें मिलेगा 2πF = QB/m और यहाँ पे 2πF को हम बोल देते हैं ओमेगा। ओमेगा = QB/m। और ये जो एंगुलर स्पीड है तो ये जो एंगुलर स्पीड है वो चार्ज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है और चार्ज पार्टिकल के मास पर डिपेंड करती है। सो यहाँ पे A, C एंड D ऑप्शन करेक्ट है, इन तीनों पर डिपेंड करती है, मगर यहाँ पे जो लीनियर स्पीड है उस पर डिपेंड नहीं करती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अ चार्ज पार्टिकल गेन्स एनर्जी ड्यू टू डैश। सो बच्चों यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है उसकी एनर्जी कैसे बढ़ती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, बोथ दिस फील्ड, दोनों फील्ड के कारण, या फिर नन ऑफ दिस फील्ड। सो बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है। फोर्स लगने के कारण चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन के कारण वो चार्ज पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होती है। स्पीड इंक्रीज होने के कारण चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। स्पीड इंक्रीज होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। सो बच्चों यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज होती है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज नहीं करवा सकता। वो मैग्नेटिक फील्ड ओनली चार्ज पार्टिकल को डेविएट कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन उसकी एनर्जी बढ़ा नहीं सकता। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड। A charged particle is moving with velocity v in an uniform magnetic field B. The magnetic force acting on it will be maximum when dash. So बच्चों, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका इक्वेशन है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ पे जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन V एंड B। तो हमको पूछा है कि ये मैग्नेटिक फोर्स कब मैक्सिमम होगा। सो मैग्नेटिक फोर्स तब मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, और जब साइन थीटा की वैल्यू हमें 1 मिलेगी तब हमें मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, F मैक्सिमम इक्वल्स टू क्यू वी बी। और साइन थीटा की वैल्यू 1 हमें कब मिलेगी, तो जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तब हमें साइन थीटा की वैल्यू 1 मिलेगी, और तभी हमें मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। सो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन V एंड B। मतलब कि जब V परपेंडिकुलर टू B होगा तब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, और तब हमें मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वेक्टर V एंड वेक्टर B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। Equal currents are passing through two very long and straight parallel wires in mutually opposite direction. They will dash. So बच्चों, यहाँ पे दो लॉन्ग वायर है और उनमें सेम करंट फ्लो कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दो वायर का क्या होगा, वो अट्रैक्ट हो गए, रिपेल हो गए, लीन टूवर्ड्स ईच अदर, या फिर नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल। सो बच्चों, हमने थियरी में पढ़ा है कि जो दो लॉन्ग वायर है उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो उनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, वो दो वायर एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए। और ये दो वायर में जब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो ये दो वायर में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और ये दो वायर रिपेल हो गए। तो हमें याद रखना है कि करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्जन का फोर्स लगेगा। सो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A charged particle is moving in uniform magnetic field, then dash. ऑप्शन में है its momentum changes but kinetic energy does not. Its momentum and kinetic energy both change. Neither the momentum nor kinetic energy changes. Kinetic energy changes but the momentum does not change. So बच्चों, जो वेलोसिटी होती है उसके पास दो चीज होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसकी डायरेक्शन। सो बच्चों, जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, बट उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है। अब यहाँ पे हमको पूछा है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बारे में। सो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसका इक्वेशन होगा K इक्वल्स टू 1/2 mv²। और हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और यहाँ पे जो स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। सो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम जो है वो होता है P इक्वल्स टू mv, और मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है।
और जब यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तब यहाँ पे जो मोमेंटम है वो भी चेंज होगा। सो जब वेलोसिटी चेंज होगी तब मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि जो मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होती है। सो यहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, इट्स मोमेंटम चेंजेस बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। If the speed of charged particle moving through magnetic field is increased, then radius of curvature of its trajectory will dash. So बच्चों जो रेडियस है उसका इक्वेशन है R इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, और यहाँ पे जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। मतलब जब चार्ज पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होगी तब उसकी जो रेडियस है वो भी इंक्रीज होगी। सो यहां पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अ हीलियम न्यूक्लियस मेक्स अ फुल रोटेशन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.8 मीटर इन 2 seconds. What will be the value of magnetic field B at the center of the circle? सो बच्चों यहाँ पे एक हीलियम का न्यूक्लियस सर्कुलर मोशन कर रहा है, और यहाँ पे जो सर्कल है ये सर्कल की रेडियस है 0.8 मीटर। सो यहाँ पे जो हीलियम का न्यूक्लियस है वो 2 सेकेंड में 1 रोटेशन कंप्लीट करता है। तो हमें फाइंड करना है कि ये जो सर्कल है इस सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो यहाँ पे हमको डेटा गिवन है टाइम 2 सेकेंड और हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल B इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन 2R। सो यहाँ पे हम पहले I की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे I होगा Q अपॉन T। Q होता है चार्ज ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। सो हीलियम न्यूक्लियस का चार्ज होगा 2E, और यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो है 2 सेकेंड। सो यहाँ पे 2 कट हो जाएगा। सो हमें मिलेगा I इक्वल्स टू E एम्पियर। सो इस I की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। सो हमें मिलेगा म्यू 0, I की वैल्यू है E डिवाइड बाई 2 और R की वैल्यू है 0.8। सो यहाँ पे हम E की वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1.6। यहाँ पे 1.6 कैंसल हो जाएंगे। सो हमें मिलेगा B इक्वल्स टू म्यू 0 इंटू 10⁻⁻19 टेस्ला। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Field at the center of circular coil of radius r through which current I flow is dash. ऑप्शन है A directly proportional to r, B inversely proportional to I, C directly proportional to I and D directly proportional to I square. सो बच्चों यहाँ पे एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस r है और इसमें I करंट फ्लो कर रही है। सो बच्चों इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का करंट और रेडियस के साथ कैसा रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है। सो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, इसका इक्वेशन है B इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन 2R। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है एंड
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल है। सो यहाँ पे हम ऑप्शन चेक करते हैं। सो ऑप्शन ए में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सो ऑप्शन ए गलत है। बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ये भी गलत है। ऑप्शन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये सही है। और ऑप्शन डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस प्रोड्यूस 10 centimeter away from an infinitely long straight conductor is 10⁻⁵ Weber per meter square. What will be the value of the current flowing in the conductor? So बच्चों यहाँ पे एक infinitely long conductor है, उसमें से I करंट फ्लो कर रही है और इस वायर से R डिस्टेंस पर, और यहाँ पे R की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो बच्चों यहाँ पे वायर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है B इक्वल्स टू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो बच्चों हमें फाइंड करना है कि इस वायर में से करंट कितनी फ्लो कर रही है। सो हमें फाइंड करना है करंट फ्लोइंग थ्रू वायर। सो बच्चों यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight conductor B equals to μ0 I अपॉन 2 पाई R। यहाँ पे हम I को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो हमें मिलेगा I इक्वल्स टू B इंटू 2 पाई R डिवाइड बाय μ0। यहाँ पे हम B की वैल्यू रखेंगे 10⁻⁵ इंटू 2 पाई इंटू R की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, 0.1 मीटर डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 10⁻⁷। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा I इक्वल्स टू 5 एम्पियर। सो यहां पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। At a distance of 10 centimeter from a long straight wire carrying current, the magnetic field is 0.04 Tesla. At the distance of 40 centimeter, the magnetic field will be dash. So बच्चों यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें से I करंट फ्लो कर रही है। सो इस वायर से 10 सेंटीमीटर दूर, सो यहाँ पे R1 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है B1 इक्वल्स टू 0.04 टेस्ला। सो हमें फाइंड करना है कि इस वायर से R2 डिस्टेंस पर, मतलब कि 40 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से 40 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है B2। सो R1 डिस्टेंस पर 10 सेंटीमीटर पर मैग्नेटिक फील्ड है 0.04 टेस्ला और 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जो होगा B इक्वल्स टू μ0 I अपॉन 2 पाई R। सो यहाँ पे जो B है उसका रिलेशन R के साथ होगा B प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। सो यहाँ पे अब हम रेशियो लेंगे B2 अपॉन B1 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। सो यहाँ पे हम B2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो हमें मिलेगा B2 इक्वल्स टू B1 इंटू R1 अपॉन R2। सो B1 की वैल्यू है 0.04, R1 की वैल्यू है 10, R2 की वैल्यू है 40। सो यहाँ पे एक जीरो कट हो जाएगा, सो हमें आंसर मिलेगा 0.01 टेस्ला।
So B2 equals to 0.01 Tesla. So option A is the correct answer. 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू डैश. सो बच्चों जो 1 टेस्ला होता है वो 10⁴ गॉस होता है. सो यहां पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी इज डैश. सो बच्चों हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने हैं. तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा. यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्ट बनाते हैं. सो B इक्वल्स टू F अपन आई एल साइन थीटा. यहां पे हम फोर्स के डायमेंशन लिखते हैं M1 L1 T-2. करंट के डायमेंशन हो गए A1. लेंथ के डायमेंशन हो गए L1. और यहाँ पे साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है. सो इसके कोई भी डायमेंशन नहीं आएंगे. सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा M1 L यहाँ पे कट हो जाएगा. सो L0 T-2 एंड A-1. सो मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन आए M1 L0 T-2 A-1. सो यहाँ पे ऑप्शन B is the correct answer. An electron moving in a circular orbit of radius r makes n rotation per second. What is the magnitude of B produced at the center? So बच्चों यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और ये सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस r है और ये इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में n रोटेशन कंप्लीट कर रहा है. मतलब कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है n रोटेशन पर सेकेंड. सो हमें फाइंड करना है कि ये सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. सो मैग्नेटिक फील्ड at the center of circular orbit होगा B इक्वल्स टू μ0 I अपन 2r. सो यहाँ पे हमको I की वैल्यू फाइंड करनी होगी. सो I की वैल्यू होगी I इक्वल्स टू Q अपॉन T. यहाँ पे 1 अपॉन टाइम पीरियड हो जाएगा फ्रीक्वेंसी. सो हमें मिलेगा Q इंटू F. और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा E और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें दी हुई है n. सो करंट मिलेगा हमें I इक्वल्स टू एन ई. सो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं तो हमें मिलेगा μ0 n e अपॉन 2r. सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट is μ0 ne upon 2r. So option A is the correct answer. A magnetic field can be produced by dash. So बच्चों यहाँ पे हमें पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है. तो आपका आंसर होगा मूविंग चार्ज. ऑब्वियस. यस बच्चों मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. पर आपको ये बी ऑप्शन भी देखना पड़ेगा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. ये आपको चैप्टर 8 में आएगा. चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में आप पढ़ोगे डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट. डिस्प्लेसमेंट करंट उसमें आएगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट ID इक्वल्स टू ε0 d5 अपॉन dt. यहाँ पे जो ये टर्म है d5 अपॉन dt ये है रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. यहाँ पे आप 5 की जगह EA भी लिख सकते हैं. यहाँ पे A बार आ जाएगा. सो यहाँ पे ε0 A dE अपॉन dt. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है वो यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट करंट बना रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सो यहां पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सो यहां पे ए एंड बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन डी यहां पे हमें दिया है बोथ ए एंड बी, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। सो बच्चों जो रेडियस है वो रेडियस का इक्वेशन है आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ पे जो m इंटू वी है वो हो जाएगा मोमेंटम p अपॉन क्यू बी। सो यहाँ पे जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है। सो यहाँ पे r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। A strong magnetic field is applied on a stationary electron, the dash। सो बच्चों जब हम कोई एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो जब बच्चों एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन है मैग्नेटिक फोर्स Fm इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी है इसलिए उसकी स्पीड 0 होगी। सो यहाँ पे हम उसकी स्पीड को 0 रख लेते हैं। सो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मिलेगी 0। मतलब कि जब कोई इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होगा और उस पर हम जितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर ले उस इलेक्ट्रॉन पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी ही रहेगा, वो मोशन में नहीं आएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स स्टेशनरी। लॉरेंट्ज फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला। सो बच्चों जो लॉरेंट्ज फोर्स होता है F वो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन होता है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो है QE और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो है Q इंटू V क्रॉस B। यहां पे Q को हम कॉमन लेते हैं सो हमें मिलेगा Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। सो लॉरेंट्ज फोर्स का इक्वेशन हमें मिला F इक्वल्स टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। सो यहां पे आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अ सर्कुलर कॉइल of radius 4 centimeter and of 20 tons carries a current of 3 amperes. It is placed in a magnetic field at intensity of 0.5 Weber per meter square. What is the magnetic dipole moment of the coil? So बच्चों यहाँ पे हमको डेटा गिवन है। एक तो कॉइल की रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है n इक्वल्स टू 20 टर्न्स, करंट गिवन है 3 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर और हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल। सो बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका इक्वेशन होगा बच्चों m इक्वल्स टू n i a और यहाँ पे जो कॉइल है वो सर्कुलर कॉइल है। सो यहाँ पे जो एरिया होगा वो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हम n की वैल्यू रखते हैं 20, करंट है 3, पाई की वैल्यू है 3.14 और रेडियस की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सो 4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर।
सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3014.4 इंटू 10⁻⁻⁴ और यहाँ पे हमें मिलेगा 0.3 एम्पियर मीटर स्क्वायर. So magnetic dipole moment of the coil is 0.3 ampere meter square. So यहाँ पे option B is the correct answer. Two straight parallel wires both carrying 10 amperes in the same direction attract each other with a force of 1 into 10⁻³ Newton. If both currents are double, what will be the force of attraction? सो बच्चों यहाँ पे करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर, दोनों वायर में सेम करंट फ्लो कर रही है. सो यहाँ पे I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 10 एम्पियर और यहाँ पे इन दो वायर के बीच जो फोर्स लग रहा है वो है F इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन. अब बच्चों यहाँ पे दोनों वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की वैल्यू को हम डबल करते हैं तो जो फोर्स है वो कितना लगेगा वो हमें फाइंड करना है. सो यहाँ पे हम करंट की वैल्यू को डबल कर लेते हैं. सो यहाँ पे I1 डैश I2 डैश. सो न्यू करंट यहाँ पे बन जाएगा 10 का डबल हो जाएगा 20 एम्पियर. सो जो फोर्स है उसको हम बोल देते हैं F डैश और हमें ये F डैश फोर्स फाइंड करना है. सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स. सो फोर्स का इक्वेशन होगा F इक्वल्स टू μ0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई R. सो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 I2 होगा. अब यहाँ पे जब हम करंट की वैल्यू को डबल करते हैं तो हमें जो न्यू फोर्स मिलेगा वो होगा F डैश प्रोपोर्शनल टू I1 डैश I2 डैश. इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2. अब यहाँ पे हम इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करते हैं. नाउ इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. सो हमें मिलेगा यहाँ पे F1 अपॉन F इक्वल्स टू I1 डैश I2 डैश डिवाइड बाय I1 I2. यहाँ पे हम I1 डैश I2 डैश की वैल्यू रखते हैं 20 इंटू 20 डिवाइड बाय I1 I2 की वैल्यू है 10 इंटू 10. सो यहाँ पे जीरो कट हो जाएंगे. सो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 2 जा 4. सो यहाँ पे जो न्यू फोर्स होगा वो होगा F डैश इक्वल्स टू 4F और यहाँ पे हम F की वैल्यू रखते हैं. F की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻³ मतलब कि 10⁻³ न्यूटन. सो यहाँ पे न्यू फोर्स बन जाएगा 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन. सो यहाँ पे ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर. A current carrying loop is placed in uniform magnetic field. The torque acting on it does not depend upon dash. सो बच्चों एक करंट कैरिंग लूप है जिसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. तो उस पर जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क यहाँ पे किस पर डिपेंड नहीं करता है वो हमें फाइंड करना है. तो जो टॉर्क है वो टॉर्क का एक इक्वेशन है टॉर्क इक्वल्स टू N I A B साइन थीटा. सो यहाँ पे जो टॉर्क है वो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ लूप पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है एंड एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है. सो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे शेप ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप, वैल्यू ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पे करंट, एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड इन तीनों पे तो डिपेंड करता है लेकिन जो शेप ऑफ द लूप है उस पर डिपेंड नहीं करता है. सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल
थीटा इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट आई बाय द रिलेशन। सो बच्चों यहाँ पे हमें करंट और डिफ्लेक्शन के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। सो हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाली थियरी में पढ़ा है कि इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर NIAB इक्वल्स टू के थीटा। सो यहाँ पे हमें मिलेगा I इक्वल्स टू के अपॉन NAB इंटू थीटा। यहाँ पे ब्रैकेट में जितनी भी क्वांटिटी है वो सभी कांस्टेंट है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। सो ये बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है कि करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। सो यहां पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वन शुड डिक्रीज द डैश। सो बच्चों जो करंट सेंसिटिविटी होता है उसका इक्वेशन है सेंसिटिविटी phi अपॉन I इक्वल्स टू NAB अपॉन K। सो बच्चों यहाँ पे हमको सेंसिटिविटी इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। तो ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन देखते हैं। पहले हम लेते हैं नंबर ऑफ टर्न। सो जब हम बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी भी डिक्रीज होगी, बिकॉज सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। सो यहाँ पे phi अपॉन I भी डिक्रीज होगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं एरिया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ कॉइल को जब हम डिक्रीज करेंगे तब सेंसिटिविटी भी डिक्रीज ही होगी, क्योंकि सेंसिटिविटी इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कॉइल। अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करते हैं। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेंगे तभी भी करंट सेंसिटिविटी भी डिक्रीज ही होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑल्सो करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। और लास्ट में है हमारे पास K, जो होता है टॉर्सनल कांस्टेंट। तो जब हम टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तब करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। सो बच्चों यहाँ पे जब हम टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तभी करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ इट्स स्प्रिंग। Which of the following statement is wrong? Voltmeter should have high resistance. So बच्चों ये स्टेटमेंट करेक्ट है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ऑलवेज हाई होता है। बी, एमीटर शुड हैव लो रेजिस्टेंस। सो बच्चों ये स्टेटमेंट भी सही है, एमीटर का रेजिस्टेंस ऑलवेज लो होता है। ऑप्शन सी, एमीटर इज प्लेस इन पैरेलल अक्रॉस द कंडक्टर इन अ सर्किट। सो बच्चों जब हमें सर्किट में कोई कंडक्टर के अक्रॉस करंट फाइंड करना होता है तब हम एमीटर का यूज़ करते हैं, और एमीटर को उस कंडक्टर के साथ हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि पैरेलल, तो यहाँ पे पैरेलल नहीं, हमको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम करंट को मेजर कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी है वोल्टमीटर इज प्लेस इन पैरेलल अक्रॉस द कंडक्टर इन अ सर्किट। सो बच्चों जब हमें कोई कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना होता है तब हम वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं, और उस वोल्टमीटर को हम कंडक्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट
ऑप्शन है। सो यहाँ पे हमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।